नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए। बीए तृतीय वर्ष में हमने अब तक जो आधुनिक काल का जो इतिहास है, आधुनिक काल के इतिहास के भी हमने कई भाग किए हैं। उन भागों में सबसे पहले हम पाटलिपुत्र युग की, उसके बाद विवेक युग की और तीसरी बात हमें छायावाद युग की बात कर चुके हैं। उसके बाद जो उत्तर स्वच्छंदतावाद कह लें या हमें उत्तर छायावाद के रूप में हमें दो धाराएं विकसित हुई थी। ये हमने पढ़ा है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा गया था और स्वच्छंदतावाद के बाद उत्तर स्वच्छंदतावाद है, उसमें दो धाराएं विकसित हुई थी। एक तो है प्रगतिवाद, क्या है प्रगतिवाद, और दूसरा है प्रयोगवाद। दो धाराएं उत्तर स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत आती हैं। पहली थी प्रगतिवाद, दूसरी है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रगतिवाद तक हमने कर लिया है कि इसकी सीमाएं क्या थी और इसके प्रवर्तक कवि कौन थे प्रगतिवाद के बारे में। इसकी सीमाओं के बारे में यदि हम बात करते हैं प्रगतिवाद के बारे में, तो उसका जो प्रवर्तक कवि थे वो सुकुमार कवियों के हाथों में था। इस वजह से, इस कारण से ये धारा अधिक समय तक पल्लवित नहीं हो सकी, प्रगतिवादी विचारधारा। और दूसरी बात, जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित जो विचारधारा थी, ये भारत जैसी आध्यात्मिक भूमि पर उसका विकसित होना, अधिक समय तक रहना, ये संभव नहीं था। तो अगली बात करते हैं हम प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद क्या है कि इसी के समानांतर इसके साथ एक विचारधारा और निकली प्रगतिवाद के साथ, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की अगर हम समय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं तो उसकी समय सीमा है 1943 से लेकर 1956 तक। प्रयोगवाद की जो बात करते हैं समय सीमा की, उसका समय है 1943 से लेकर 1956 तक इसका समय माना जाता है। अब बात आती है कि प्रयोगवादी धारा क्या है, इसके उद्भव होने के क्या कारण रहे और क्या इसकी पृष्ठभूमि थी। एक और तो हम देखते हैं कि जो छायावाद साहित्य था उसमें प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण था। वो उस काल की जो कविता थी वो शब्दों के आडंबर के बोझ से दब गई थी। उसमें अत्यंत ही, हम कह लें कि प्रकृति चित्रण, उसमें अत्यंत ही शब्दों का भंडार उसमें दिया गया था। वो उस वाणी के बोझ से ही उस कविता का मूल भाव है वो नष्ट हो चुका था। उसके बाद आती है प्रगतिवादी जो विचारधारा आई, उसमें समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। लेकिन जो प्रयोगवादी जो विचारधारा है, इसके बाद जो प्रगतिवाद के बाद जो आती है, इसमें घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की हमें दिखाई देता है। अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद कह ले तो अनुचित नहीं होगा। व्यक्तिवाद की स्थापना इस प्रयोगवादी साहित्य में हमें दिखाई देती है। प्रयोगवादी साहित्य के अगर प्रवर्तक की हम बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इसके नामकरण की बात यदि कह लें तो इन्होंने एक तार सप्तक, इन्होंने एक संग्रह चलाया था कि इसमें 60 कवियों का उल्लेख इन्होंने किया। उनकी रचनाओं, उनके उदाहरणों को लेकर इन्होंने तार सप्तक परंपरा चलाई। उसमें इन्होंने जिक्र किया इस बात का कि हम नई राहों के अन्वेषी हैं। इस क्षेत्र में हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हम नई राहों के अन्वेषी हैं, हम इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और इनका ये प्रयोग शब्द इतनी बार प्रयोग किया गया कि इस विचारधारा को प्रयोगवाद के नाम से ही जाना जाने लगा था।
देख लेते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अगे। अगे के अनुसार जो व्यक्ति को अनुभूत है, जो उसने अभी अनुभव किया है, जो अनुभूत है, उसको उसकी संपूर्णता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए उनको लगता है कि प्रयोगवाद ही उसकी पूर्ति करता है। प्रयोगवाद में नवीन शैली, नवीन बिंबु, नवीन की प्रयोग इसमें मिलता है। इसमें ना तो छायावाद जैसे शब्दाडंबरों को लिया गया, क्योंकि उसमें व्यक्तिवाद दब गया, और ना ही प्रगतिवाद की तरह समाज की ओर समाज का अध्ययन करता है, बल्कि प्रयोगवाद में नवीन शैली, नवीन विचारधारा का प्रयोग हुआ है। पहली बार तो इसको कई विद्वानों ने प्रयोगवाद को यूरोपीय विचारधारा की एक छाया मात्र मानी है, बल्कि यह संगत प्रतीत नहीं होता है। तो इसके जो लक्ष्य के बारे में कहेंगे कि प्रयोगवाद को स्थापित करने का लक्ष्य क्या था, इन कवियों की जो मानसिक आधार क्या था इन काव्य का रचने का, तो उसमें हम देखते हैं पहला कि उसमें नवीनता है। प्रयोगवाद नवीनता में हम देखें तो प्रयोगवाद में नवीन शैली, नवीन बिंबों का प्रयोग किया गया था, जो आज तक नहीं, कभी इससे पहले साहित्य में नहीं किया गया। अब दूसरी बात आती है कि मुक्त यथार्थवाद। प्रयोगवाद से पहले जो भी साहित्य रचा गया था, उन साहित्य में जिन नगर यथार्थवाद का या अश्लीलता का चित्रण का बहिष्कार किया जाता था, जिन चीजों का, जिनका चित्रण साहित्य में बहिष्कृत था, उसका चित्रण हमें इस प्रयोगवाद में मिलता है। मुक्त यथार्थवाद में का अभिप्राय है कि इन्होंने किसी भी तरह से अपने जो प्रयोगवाद की सीमा में नहीं बांधा, बल्कि मुक्त यथार्थ, मुक्त नगर यथार्थ इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। फिर तीसरा जो इनका लक्ष्य है बौद्धिकता। बौद्धिकता इनके काव्य में हमें भावात्मक अनुभूति नहीं होती, बल्कि इनके काव्य में बौद्धिकता के दर्शन होते हैं। इन्होंने भावात्मक साहित्य को अपने काव्य में स्थान नहीं दिया, और बौद्धिकता को स्थान इनके काव्य में मिलता है। इसके बाद आती है क्षणिकता। जो प्रयोगवाद का जो साहित्य है, इसमें क्षणिक अनुभूति, आनंद की अनुभूति मिलती है। इनके अनुसार जो आज तक पुरातन जो चलता आ रहा सुख है, या हम कह लें कि आनंद अनुभूति है, उनका इन्होंने महत्व नहीं दिया, बल्कि इनके अनुसार क्षण का अनुभव, क्षण का जो आनंद है, उसको महत्व दिया है। इन्होंने नवीन शैली का, नवीन की प्रयोग अपने काव्य में किए हैं। दूसरा है मुक्त यथार्थवाद, जो आज तक के साहित्य में जिनका बहिष्कार किया जाता था, जिन विचारधारा का बहिष्कार किया जाता था, उनका बहुधा प्रयोग प्रयोगवाद में हमें दिखाई देता है। और तीसरा इनका लक्ष्य है बौद्धिकता। इन्होंने अपने काव्य में भावात्मकता को स्थान नहीं दिया है, बल्कि बौद्धिकता की ओर इनका रुख है। और अंतिम है इनका जो लक्ष्य है क्षणिकता या क्षणिकवाद। इन्होंने क्षणिक सुख को महत्व दिया गया है, न कि जो परंपरागत जो चलता आ रहा सुख है उसका इन्होंने अमान्य कर दिया, और बल्कि जो क्षण का जो आनंद है उसको ही प्रमुख माना। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रयोगवादी विचारधारा में प्रयोगवाद का जो आरंभ माना जाता है वो 1943 से माना जाता है। प्रयोगवाद का जो आरंभ है 1943 से माना जाता है। इससे आगे की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, ताज सप्तक। पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी इनकी ताज सप्तक। इसमें इन्होंने जो ताज सप्तक की जो इन्होंने भूमिका लिखी थी, आगे ने ताज सप्तक की भूमिका में इन्होंने प्रयोग शब्द का कितनी बार प्रयोग करने के
कारण इसको प्रयोगवाद का नाम दे दिया गया। अब इसकी बात आती है कि जो नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका जो नामकरण दिया था प्रयोगवाद, वो दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। हालांकि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, एक व्यंग्य के रूप में कहा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है और इन्होंने ही जो बार बार नामकरण के कारण हम नए नामों के अन्वेषी हैं, इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इस काल को नाम दे दिया प्रयोगवाद। अब तार सप्तक क्या है? अज्ञे जी ने 4 संपादन किए थे। अज्ञे के संपादन में तार सप्तक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक में क्या था कि 7 कवियों की रचनाओं को इन्होंने छापा इनके नाम के साथ। केवल कवि 7 ही होते थे और उनकी रचनाओं में छापा। उनकी रचनाओं के नए नए जो भाव थे, उनके उस समय के नई विचारधाराओं को लेकर इन्होंने तार सप्तक की रचना की, उसका संपादन किया। जब प्रथम तार सप्तक छपा था वो छपा था 1943 में। इसकी भूमिका के कारण इसका नाम प्रयोगवाद दे दिया गया। इसके बाद अज्ञे जी ने तार सप्तक 3 और भी निकाले हैं। इसी को तो पहले को तो कहा गया साधारणतः तार सप्तक, इसको प्रथम तार सप्तक नहीं कहा गया। जो दूसरा तार सप्तक है वो निकला सन 1956 में। इसमें भी 7 कवियों की रचनाओं को लिया गया, नई नई विचारधारा नवीन शैली के कारण। फिर तीसरा सप्तक था, तीसरा सप्तक निकला 1959 में और चौथा सप्तक निकला 1979। ठीक है, 4 सप्तक इनके निकले। इनके अलावा इनकी एक अज्ञे की पत्रिका प्रकाशित होती थी, प्रतीक। कौन सी पत्रिका थी? प्रतीक पत्रिका प्रकाशित होती थी। प्रतीक पत्रिका में भी अज्ञे जी ने जो प्रयोगवादी कवि थे इनकी रचनाओं को छापा और इनके प्रयोगवादी होने का एक संदर्भ भी दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम जो तार सप्तक है, जो चारों तार सप्तक है, इनमें कौन कौन से कवि आते हैं उनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। तार सप्तक के जो कवि हैं, सबसे पहले जिसमें प्रयोगवाद शब्द मिलता है उसके जो 7 कवि हैं वे हैं 1943 में ये छपा था। किसके संपादन में? अज्ञे के संपादन में। तो पहले जो इसके खुद कवि हैं ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दूसरे हैं नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार। ठीक है, इसमें ये 7 कवि आते हैं तार
तीसरा ता सप्तक है जो प्रयोगवाद में तीसरा सप्तक, इसको ता सप्तक नहीं कहेंगे। तीसरे सप्तक में 1956 में ये प्रकाशित हुआ था आगे के संपादन में। इसमें कवि थे कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन और पर्यावरण त्रिपाठी। ठीक है। तीसरे जो सप्तक है 1956 में प्रकाशित हुआ, किसके संपादन में? आगे के ही संपादन में प्रकाशित हुआ। इनके जो प्रमुख 7 कवि इन्होंने फिर लिए, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन और पर्यावरण त्रिपाठी। इसके बाद है चौथा सप्तक जो 79 में प्रकाशित हुआ था, 1979 में। इसमें जो प्रमुख जो 7 कवि इन्होंने लिए वे थे, एक तो था पहले कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और सतेश भारती। एक बार पुनः सुने, जो चौथे सप्तक इन्होंने निकाला, चौथा सप्तक इन्होंने निकाला जो सन 1979 में प्रकाशित हुआ आगे के ही संपादन में। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, सतेश भारती। इन चारों जो सप्तक निकले थे सभी का संपादन किसने किया था? आगे ने ही किया था, क्योंकि वही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्रयोगवाद के। हालांकि नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका नाम दिया था प्रयोगवाद, एक व्यंग्य के रूप में। हालांकि वो इस प्रयोगवाद के कटु आलोचक भी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे खाने का धंधा कहा है। इसमें प्रयोगवाद के ये तो रहे 4 सप्तक जो प्रकाशित हुए उस काल में 1943 से लेकर 1979 तक 4 सप्तक प्रकाशित हुए। इनमें 7 कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया गया, अलग अलग समय में ये प्रकाशित हुए थे। इनके अलावा इनकी आगे की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी प्रतीक, इसमें भी प्रयोगवादी जो कवि हैं उनकी कविताओं को छापा गया। ये तो रही प्रयोगवाद की जो सप्तक है उनके बारे में चर्चा। इसके बाद बात आती है कि इसका नाम प्रयोगवाद दिया गया, लेकिन यदि ये नाम प्रयोगवाद नाम नहीं दिया जाता तो क्योंकि इस काल की जो विचारधारा थी, एक नवीन विचारधारा थी, तो इसको कई नामों से अभिहित किया गया। जैसे कि इसको कभी प्रयोगवाद, तो कभी प्रपद्यवाद, कभी प्रतीकवाद के नाम से जाना गया, तो कभी नकेलवाद के नाम से भी जाना गया। प्रयोगवाद में अति बौद्धिकतावाद के दर्शन होते हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की स्थापना इस काव्य का मूल है। इसमें अति बौद्धिकता के साथ ही एक विचारधारा इसके साथ और चली थी, प्रयोगवाद के साथ साथ ही, जिसको प्रपद्यवाद कहते हैं। प्रपद्यवाद का दूसरा नाम नकेलवाद है। प्रपद्यवाद का दूसरा नाम नकेलवाद है। नकेलवाद 3 कवियों ने अपने नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर इसका नाम नकेलवाद कर दिया, इसका प्रपद्यवाद का। प्रपद्यवाद में भी अति बौद्धिकतावाद के दर्शन होते हैं। इस प्रयोगवाद से थोड़ी हटके एक धारा चली, इनके प्रमुख 3 कवि हैं, उसको एक नाम और दिया गया नकेलवाद। नकेलवाद तीनों जो कवि हैं उनके प्रथम अक्षर के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। नकेलवाद में पहला नाम आता है नलिन विलोचन शर्मा। नकेलवाद में जो पहला नाम है नलिन विलोचन शर्मा, न से केसरी नारायण, दूसरा न के न नरेश मेहता। ये 3 नाम इसमें प्रमुख आते हैं। अगर आपसे पूछे कि नकेलवाद किन 3 कवियों के नाम पर है, तो पहला है नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा है केसरी नारायण, तीसरा है नरेश मेहता। हालांकि इस जो धारा का नाम था प्रपद्यवाद है, लेकिन इन कवियों ने अपने नामकरण के प्रथम अक्षर के आधार पर इसका नाम कर दिया गया नकेलवाद। और
पहली बार नवीन शैली नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया जो आज तक किसी साहित्य में इससे पूर्व नहीं लिखे गए या नहीं रचे गए थे। नवीन शैलियों का प्रयोग मिलता है। इसमें अति नगर यथार्थवाद का चित्रण मिलता है। जो विषय आज तक के जो काव्य के लिए बहिष्कृत विषय थे उन पर इस काल में साहित्य रचा गया। जो विषय आज तक साहित्य में बहिष्कार किया जाता था जिन विषयों को, उसका जो स्थान इस काल में मिला प्रयोगवाद में, और नवीन शैली का प्रयोग तो मिलता ही है। दूसरा है इसमें बौद्धिकता का समावेश मिलता है, क्योंकि इससे पहले जो प्रगतिवादी विचारधारा थी उसमें समाज का चित्रण हुआ, और उससे भी पहले छायावाद की बात करते हैं तो छायावाद में शब्दाडंबरों से छुपी हुई जो प्रकृति चित्रण था वो था। प्रकृति चित्रण उसके बाद सामाजिक चित्रण मिलता है, लेकिन इसमें घोर विरोध उसका किया गया और बौद्धिकता का समावेश किया गया। भौतिकता का चित्रण इस काल में किया गया था। ये जो थी प्रयोगवादी जो पृष्ठभूमि है उसके नामकरण के संबंध में चर्चा है। तो उसमें हम देखते हैं कि इस काल की जो प्रयोगवाद की जो विशेषताएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं रही इसके संपूर्ण काव्य की, तो उसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप इनको